तो दोस्तों, कहानी के शुरू में हम जलियांवाला बाग के सीन को देखते हैं, जहां हजारों लोग इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे थे। तभी एक लड़का देखता है कि उनके ऊपर से एक जहाज निकला है और थोड़ी देर बाद जनरल डायर वहां अपनी फौज लेकर आ जाता है। अब सारे लोग कुछ कर पाते उससे पहले जनरल डायर सैनिकों को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और वहां नरसंहार स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इधर जनरल डायर हंस रहा था। अब सीन थोड़ा पीछे शिफ्ट होता है, जहां दिखाया जाता है कि जब पहले वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज सैनिक हारने लगे तो उन्होंने भारतीयों से वादा किया कि तुम अगर इस जंग को जीतने में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। और अब भारतीय की मदद से अंग्रेज वर्ल्ड वॉर जीत गए और अंग्रेजों ने धोखा देकर उल्टा उन्हीं पर जुर्म करने लगे। और जब इस पर आंदोलनकारी कृपाल सिंह आवाज उठाने लगे तो अंग्रेजों ने उन्हें उल्टा फंसाने को सोचा और कृपाल सिंह को जेल करवाने के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल और जनरल डायर अपने एडवाइजर तीरथ सिंह से मिलते हैं, जो कि इंडियन था। और वो उनसे पूछते हैं कि कृपाल सिंह को जेल कैसे करवा सकते हैं। तो वो कहता है कि शंकरन नायर वकील से मिलो, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा, वो आसानी से कृपाल सिंह को जेल करवा देगा। फिर तीर्थ मिस्टर नायर को हायर करते हैं और उसको बताता है कि कृपाल सिंह ने हम पर केस कर रखा है और ये केस जीतकर उसी को वापस जेल में डलवाना है। तो नायर मान जाता है। फिर कोर्ट का सीन दिखाते हैं, जहां नायर जज के सामने ऐसे ऐसे दलीलें रखते हैं और वो बताता है कि कुछ टाइम पहले एक सैनिक एक बम धमाके में मारा गया था और बम बनाना सिर्फ कृपाल सिंह को ही आता है और वो वर्ल्ड वॉर में भी लड़ चुके हैं। यहाँ नायर ये साबित करता है कि वो बम कृपाल सिंह ने ही बनाया था। फिर उसने वो बम कुछ लड़कों को दे दिया, जिन्होंने फिर उस सैनिक को बम से उड़ा दिया। ये सब सुनने के बाद जज कृपाल सिंह को कुछ टाइम के लिए जेल की सजा सुना देता है। जाते जाते कृपाल सिंह नायर से कहता है कि तुम वकील अच्छे हो, पर गलत लोगों की साइड से लड़ रहे हो, जिस पर वकील ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम नायर की बीवी को देखते हैं, जहां माइकल आकर बताता है कि आपने हमको जीत दिलवाई है, इसलिए हमारे सर आपको सर की उपाधि देना चाहते हैं। इसके बाद नायर बहुत खुश होता है कि सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। अब अगले दिन एक तरफ तो नायर को सर की उपाधि दी जा रही थी और आज ही के दिन जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में नरसंहार मचा दिया था। और हम देखते हैं कि वहां सिर्फ एक ही लड़का बचा था, जो इतनी सारी लाशें देखकर रोए जा रहा था। इसके बाद माइकल जनरल डायर से कहते हैं कि अगर ये बात बाहर आ गई तो सभी भारतीय हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। अब इसके बाद माइकल तीरथ से मिलकर जलियांवाला बाग कांड की खबर को दबा देने के लिए कहता है। तीरथ कई सारे सैनिकों को भेजकर उन सारे अखबारों को जलवा देता है जिसमें जलियांवाला बाग कांड की खबर थी, और सोचा अब ये खबर कभी बाहर नहीं आएगी। अब तीरथ डायर से आकर बताता है कि आपने जो कांड किया है उसके बाद शमशान में भी लोगों को जलाने के लिए जगह कम पड़ गई है, जिस पर डायर कहता है कि बची हुई लाशों को नालों में फिकवा दो। ये सुनकर तीरथ सोचता है कि इसे अभी भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। और जब मरे हुए लोगों के घर वाले अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने और सच सामने लाने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजी सरकार उनका मुंह बंद करवाने के लिए 25 रुपए मुआवजा देने लगती है और उनका डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगवा लेती है कि हमें अंग्रेजों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो अंग्रेजों ने वायसराय कमीशन का गठन किया। इसमें नायर को भी शामिल किया गया, जो कि अंग्रेजों का साथ दे रहा था। अब हम नायर को देखते हैं कि वो कमीशन में आता है और वो जलियांवाला बाग में अकेले बचे हुए उस लड़के को हाथ में पोस्टर लिए हुए देखता है, जिसमें दिखाया गया कि डायर ने लोगों को कितनी बेरहमी से मारा है। अब नायर कमीशन में सबसे राय मांगता है, तो वो कहते हैं कि जनरल डायर ने गोली इसलिए चलवाई क्योंकि उन सबके पास हथियार थे। तो नायर सवाल करता है कि अगर उन लोगों के पास हथियार थे तो कितने अंग्रेजों को गोली लगी इस पर। वहां लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। ये देखकर नायर समझ जाता है कि अंग्रेजी सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं बोलता। और फिर वो तीरथ से आकर पूछता है कि तुम लोग ये सच क्यों छुपा रहे हो। फिर डायर वहां आता और नायर उसे देखकर समझ जाता है कि ये इंसान भारतीयों से कितनी नफरत करता है। वही उसे जानीसार नाम का एक आदमी भी मिलता है, जो पहले एक सैनिक था, पर अब वो डायर के कारण ठीक से चल भी नहीं सकता। फिर नायर को वहां से जाते टाइम वो लड़का दिखता है और उसे पता चलता है कि इस लड़के के सभी घर वाले उस दिन मारे गए और अब ये केवल न्याय चाहता है। ये सुनने के बाद नायर को पूरी रात नींद नहीं आती। फिर अगले दिन नायर उस लड़के से मिलता है और वो लड़का कहता है कि अंग्रेज इस देश को ऐसे तो आजाद नहीं करेंगे। वो लड़का उस पोस्टर में दिखाता कि है डायर ने कितना नरसंहार किया था, जिसको देखकर नायर की भी रूह कांप जाती है। फिर कमीशन के सब लोग पार्टी कर रहे थे और जब नायर वॉशरूम जाने लगता है तो उसे रोक दिया जाता है,
क्योंकि वहां बोर्ड पर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, जिससे नायर को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ ना कर पाया। अब अगले दिन कमीशन का डिसीजन का दिन था, जहां सब अंग्रेज डायर को बेगुनाह बताते हैं, पर नायर उसे गिल्टी बताता है। लेकिन नोट गिल्टी वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए डायर को फ्री कर दिया जाता है। और फिर तीरथ नायर से कहता है कि अंग्रेजों से पंगा मत लो, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। अब अगले दिन नायर किसी से खबर मिलने पर उस लड़के के घर जाता है, तो देखता कि उसने अपने हाथ की नस काटकर जान दे दी, और उसको वहां खड़ी एक लड़की दिलप्रीत नोटिस करती है। और जब नायर ये शहर छोड़कर अपने शहर जा रहा होता है, तब वो लड़की नायर से कहती है कि आप मेरे इंस्पिरेशन थे, मुझे आप जैसा वकील बनना था, पर आप भी अंग्रेजी सत्ता के आगे झुक गए। जिस पर नायर कहता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इन अंग्रेजों के सामने। जिसके बाद वो ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। अब हम देखते हैं कि दिलप्रीत डायर के खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है, जिससे माइकल घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगा अब ये बात पूरे भारतीय को पता लग जाएगी और वो बगावत पर उतर आएंगे। इसलिए माइकल तीरथ से कहता है कि कैसे भी करके हमें ये केस पहली हियरिंग में ही खत्म करना होगा। पर यहाँ प्रॉब्लम थी जज मकारे की, क्योंकि वो इंडियंस के प्रति दयालु था, जिसके सामने वो कोई धोखाधड़ी भी नहीं कर सकते। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा कोर्ट में, जहां डायर को लगता है कि दिलप्रीत एक छोटी सी वकील है, ये मेरे वकील के सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन कोर्ट में दिलप्रीत बोलती है कि मेरी जगह ये केस मिस्टर नायर लड़ेंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि नायर ने सोच लिया था कि अब उसे डायर को सजा दिलानी ही है, और नायर दिलप्रीत से मिलने जलियांवाला बाग में जाता है और कहता है केस मैं लड़ूंगा, लेकिन केस फाइल तुम करोगी, क्योंकि मेरा नाम सामने आएगा तो वो अपने खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लेंगे। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और नायर जज से कहता है कि डायर ने कहा था कि 13 अप्रैल को लोग जलियांवाला बाग में कर्फ्यू वाले दिन दंगे कर रहे थे, इसलिए उसे सब पर गोली चलानी पड़ी। लेकिन अगर दंगे सच में कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें जाने क्यों दिया? जिससे वहां के तहसीलदार करतार सिंह को कटघरे में बुलाया जाता है। तो करतार सिंह जज से कहता है, मैंने देखा था कि वो आंदोलन कर रहे थे, तो मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने जनरल डायर से उन पर एक्शन लेने को कहा था। तो नायर करतार से कहता है कि अगर किसी थाने से हेल्प मंगवानी हो तो ये प्रोसेस तो काफी लंबा होता है, जिसमें टाइम लग जाता है, और आप तो आर्मी ऑफिसर हो, तो आपने हेल्प अपने कोतवाली से मांगनी चाहिए थी। और यहाँ नायर ये भी प्रूव करता है कि ये डायर की साजिश थी। असल में डायर ने झूठी अफवाह उड़ाई थी कि वहां एक बड़ा शायर आने वाला है, और पहले से आंदोलन वहां चल ही रहा था। तो उन्होंने ये कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक जहाज भी भेजा। ये सुनकर सामने वाला वकील भी कुछ नहीं बोल पाता, और नायर ये प्रूव कर देता है कि डायर ने ये सब जानबूझकर किया है, जिससे जज डायर पर इंक्वायरी बिठा देते हैं और ये केस शुरू हो जाता है। और अब अखबार में जलियांवाला बाग हत्याकांड के आर्टिकल्स आ रहे थे, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। तो माइकल डायर और तीरथ से आकर कहता है कि अगर ये बात क्राउन तक चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें ये केस जितना ही होगा। तो तीरथ मैकेनले के बारे में बताता, जो कि नायर का दुश्मन है और एक अच्छा वकील भी, जो कि हमारे काम आ सकता है। अब तीरथ मैकेनले के पास जाकर नायर के खिलाफ भड़काने लगता है। वैसे मैकेनले था तो एक इंडियन, पर वो ब्रिटिशर्स की एक नाजायज औलाद थी। और वो मैकेनले से कहता है कि आप ये केस लड़े और हम आपको अंग्रेजी उपाधि दे देंगे, और वो मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा कोर्ट में, जहां मैकेनले पहले कोर्ट से प्रेस को हटाने के लिए बोलता है, जिससे कि खबर बाहर ना जाए, और जज प्रेस को बाहर भेज देता है। और मैकेनले अब बताता है कि 10 तारीख को अंग्रेजी लड़की मार्था के साथ डंडा फौज के लोगों ने कुछ ऐसा किया कि डायर को यह सब करना पड़ा। तो मार्था को कटघरे में लाया जाता है, और मार्था बताती है कि मैं 10 तारीख को कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी एक लड़का मुझे जबरन एक कमरे में ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। तो मैकेनले कहता है दुष्कर्म करने वाला डंडा फौज का लीडर तनवीर चौधरी ही था, और उसने ये गुनाह कबूल भी किया, जिससे डंडा फौज वाले भड़क गए और फिर उन्होंने 13 तारीख को एक खतरनाक प्लान बनाया अंग्रेजों से बदला लेने का। तो डायर को उन सब पर हमला करना पड़ा। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। मैकेनले की ये झूठी कहानी के बाद जज अगली तारीख पर आने को बोलता है। अब मैकेनले तीर्थ से कहता है, हमें ये खबर फैलानी है कि नायर दुष्कर्म करने वालों का साथ दे रहा है। तीर्थ ऐसा ही करता है और नायर का नाम बदनाम होने लगता है, यहां तक कि लोग नायर के मुंह पर कालिक पोत देते हैं। पर नायर हिम्मत नहीं हारता। अब हियरिंग में दिलप्रीत मार्था से पूछती है कि तनवीर ने जब आपको पकड़ा तो आप चिल्लाए क्यों? नहीं तो मार्था कहती है कि वो डर गई थी, और वो मार्था को उकसा देती है, जिससे ये सामने आता है कि तनवीर ने कोई जबरदस्ती नहीं की। वो मार्था का लवर था, इसलिए वो उस कमरे में मिला करते थे। तो अब मार्था पूरा सच कोर्ट में बता देती है कि एक बार हमें प्रिंसिपल ने पकड़ लिया था, जिससे तनवीर को जेल हो गई, क्योंकि वो एक इंडियन था और मुझ पर प्रेशर बनाया गया कि इसके खिलाफ गवाही दे दो,
वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। और अब मैकेनले अपनी पूरी कोशिश से डायर को बचाने में लगा हुआ था। और अब जज अगली तारीख देकर कहता है, नायर, आप अगली बार एक गवाह लेकर आना जिससे हम डायर के खिलाफ कार्रवाई कर सके। तो नायर जानिसार से मिलता है और अगले दिन कोर्ट में नायर डायर से पूछता है कि आपने लोगों को वार्निंग क्यों नहीं दी। तो डायर कहता है, उन्होंने पहले हम पर हमला करने की कोशिश की। तो नायर जज को जानिसार की कहानी सुनाता है कि जानिसार एक इंडियन है जो एक बार केवल 15 मिनट लेट हो जाने पर ही डायर ने उसने अपने लोहे के जूतों से मारा था, जिससे वो आज तक ठीक से नहीं चल पाता। और नायर डायर की मेडिकल रिपोर्ट से साबित करता है कि डायर का गुस्सा कभी भी बढ़ सकता है। तो डायर ने ये सब जानबूझकर किया है। तो डायर नायर की कॉलर पकड़ लेता है और जज अगली तारीख दे देता है। और अब अंग्रेज मिलकर नायर के घर पर रेड डलवाकर उसे जेल में बंद करके रखते हैं। और इधर कोर्ट में नायर के ना पहुंचने से जज सबसे बोलता है कि डायर ने ये सब सबकी प्रोटेक्शन में किया था। और जज जनरल डायर को बरी कर देता है और केस यही खत्म हो जाता है। जिसके बाद नायर ये सब जानकर टूट जाता है और अपने घर वापस चला जाता है और दिलप्रीत भी घर चली जाती है। फिर एक दिन नायर के घर कृपाल सिंह की चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था कि आप जिस बच्चे को देखकर ये केस लड़ना शुरू किया था, मैं उसी का पिता बोल रहा हूं और उसने सुसाइड नहीं किया होगा। जरूर अंग्रेज लोगों ने ही उसे मारा होगा। ये पढ़कर नायर के होश उड़ जाते हैं और वो दिलप्रीत के पास आता है और कहता है कि हम हाई कोर्ट में पीआईएल डालेंगे, जिसको कोर्ट खारिज कर देता है। जिससे नायर गुस्से में आकर जज को गाली देने लगता है। तो जज नायर पर इंक्वायरी बिठा देते हैं और जज की ज्यूरी नायर से कहती है कि आप सॉरी बोलो और आज के बाद आप कोई केस नहीं लड़ सकते। तो नायर आगे जाकर सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं जलियांवाला बाग का सच सामने नहीं ला पाया और 70 बार काउंसिल रूल के तहत मैं ये भी साबित कर सकता हूँ मेरे ऊपर लगाए गए चार्ज गलत है। नायर उस जज को सामने आने की रिक्वेस्ट करता है जिसने डायर को बरी किया, पर अब तक डायर ने उस जज को भी खरीद लिया था। फिर नायर मीडिया वालों से कहता है, भले ही कोर्ट डायर के साथ कुछ ना करे, पर मैं चाहता हूं हर भारतीय को इस जलियांवाला बाग की काली सच्चाई पता चलनी चाहे। और फिर अगले दिन डायर के खिलाफ कई आर्टिकल छपते हैं और डायर के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसके कारण डायर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और फिर 20 साल बाद सरदार ऊधम सिंह ब्रिटेन जाकर वहां डायर और मैकेनले को मारकर बदला लेता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिनेमा रिव्यू 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।